तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के इस टॉपिक को। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे व्यक्ति थे जो कि 2 दशक विदेश में रह के आए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका में उनका योगदान जो था गोरे काले को लेके, उन्होंने जो मुहिम चलाई थी, सत्याग्रह चलाया था, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हुआ। तो हम टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं नमक कानून को लेकर के। नमक कानून के बारे में क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एनसीईआरटी के अंदर आपका जो टॉपिक है 3.2 संवाद, नमक यात्रा जो थी कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए थे। यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो इन्हीं कारणों की वजह से दुनिया की नज़र में आए थे, जो नमक कानून की वजह से। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरे जो कारण है, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। यानी कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, उन्होंने गांधी जी को समझाया कि इस आंदोलन को सिर्फ पुरुषों तक ही ना रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसी कानून की वजह से, इसी आंदोलन की वजह से जो अंग्रेजी सरकार थी, उनको यह एहसास हुआ कि भाई अब ज़्यादा दिनों तक हमारी सरकार नहीं चल पाएगी, अब हमें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस टेबल जो थी वो 1930 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण यह जो बैठक थी वो निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो यानी कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ उसमें आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था, सारे कैदियों को छोड़ना था और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की परमिशन देना था। ठीक है, इस तरह से इन समझौतों पर गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। यानी कि गांधी जी उनको ये लगता था कि गांधी जी भाई अगर मीटिंग उससे हुई है, समझौता हो ही रहा है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमें चाहिए, उसका आश्वासन उनको नहीं मिला। तो जिस वजह से जो रेडिकल राष्ट्रवादी थे वो इस समझौते की आलोचना कर रहे थे। अब बढ़ते हैं हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आखिर में लंदन में हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है
इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। अब गांधी जी ने इसमें कहा था कि भाई हमारी जो पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, हमारी जो पार्टी है जो कांग्रेस, वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, लेकिन इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। पहली पार्टी मुस्लिम लीग का कहना था कि वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है, जो राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस उनका नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक BR अम्बेडकर की तरफ से भी था, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यानी कि गांधी जी ने जब वहां पर अपनी बात बताई और कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से गए थे वहां पे वो, तो गांधी जी के विरोध, गांधी जी के उस पे इन्होंने 3 लोगों ने और पार्टियों ने जो है इसका आलोचना की और इसके बारे में बोला कि भाई ऐसा नहीं है। उसमें पहला था मुस्लिम लीग, वो कहता है कि भाई मैं मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का हम लोग करते हैं ज़्यादा वो समर्थन जो है, हम लोग उनके बारे में सोचते हैं। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस पे उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है, ठीक है। और तीसरी चुनौती जो दी थी वो वकील और विचारक जो थे BR अम्बेडकर की तरफ से, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस जो है पार्टी जो है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, निचली जातियों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लंदन में यह सम्मेलन किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं, ठीक है। लंदन में जो सम्मेलन हुआ वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा और भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में विलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। लॉर्ड विलिंगडन ने लिखा था, अपनी बहन को एक खत में लिखा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। यह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है। उसे क्या कहता है? ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस इसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मान के बैठी हुई है। ऐसा किसने लिखा था? ऐसा विलिंगडन ने लिखा था। अपनी सिस्टर को जो लेटर लिखा उसने, उस सिस्टर के लेटर में इसने ये बताया कि गांधी जी को अंधविश्वास के जिस लोगों के बीच में रह रहे हैं वो काफी अंधविश्वासी है और अव्यवहारिक इंसान को वो भगवान मान के बैठी हुई है। ठीक है। बहरहाल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब लागू हुआ तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा दिया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो किसके अधीन काम करते थे? ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। और 11 में से 8 प्रांत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जब चुनाव हुए तो उसमें से 11 में से 8 प्रांत में कौन जीत गया? कांग्रेस जीत गई। और कांग्रेस जीत गई तो लेकिन कांग्रेस किसके अधीन काम करता था? ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल में सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। मतलब ठीक है, समझ में आ गई बात कि 1935 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ, उसके बाद 2 साल बाद जो है जस्ट 1937 से जब हुआ 2 साल बाद जब चुनाव हुए, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1937 में जब चुनाव हुए कांग्रेस जीती। उसमें से 11 में से 8 जो है सरकार 11 प्रांतों में कांग्रेस जीत गई और प्रधानमंत्री बने कांग्रेस का। गवर्नर के देखरेख में काम करने लगे
और 2 साल होने के तुरंत बाद ही सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाथियों के कट्टर आलोचक थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दोनों ही नाथियों के और हिटलर के दोनों ही किसके थे? कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप यानी कि इसके अनुसार उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। कहने का मतलब ये था कि गांधी जी और नेहरू जी ने ये सोचा कि अगर हम उनका साथ देंगे तो अंग्रेज लोग जो है हमें आज़ाद करके चले जाएंगे। और उन्होंने क्या किया? कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया और युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940 से 41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया। कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने और जितने मंत्रिमंडल था उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया जब वो माने नहीं तो अंग्रेज लोग, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अलग अलग जगह पर 1940 से 41 के दौरान कई जगह पर सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू किया। 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस बनाम मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन की 3 धुरियों के बीच का संघर्ष हो गया था। कहने का मतलब यह था कि पहले क्या था कि कांग्रेस और भारतीय लोगों के साथ में सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना था। अब ये क्या था कि इसमें 3 लोग हो गए थे, कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग और फिर अब अंग्रेजी शासन, ठीक है। सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, ठीक है। लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दें। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैवर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। और इस बात पर वार्ता टूट गई। इस बात पर वार्ता क्या हो गई? टूट गई, ठीक है। अब बात आती है भारत छोड़ो यानी कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। और हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे, ठीक है। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में से सबसे ज्यादा सक्रिय थे। कहने का मतलब जो जयप्रकाश नारायण थे वो कांग्रेस में सबसे ज्यादा समाजवादी टाइप के नेता थे और भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी वे इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा का समय लग गया। समझ में आया? उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था।
जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। यानी कि जो बड़े बड़े नेता जो थे वो जेल में चले गए थे, तो जो जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, और जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। यानी अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था, लेकिन जैसे ये लोग जेल चले गए तो जिन्ना ने क्या किया कि भाई अपना जो मुस्लिम लीग का प्रभाव बनाने में लग गया। वो जहां जहां बना लिया, जहां जहां भी उसकी कोई प्रभुत्व नहीं थी। जून 1944 में जब विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर था, जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। जेल से निकालने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। मतलब गांधी जी ने कई बार कोशिश की कि हम जिन्ना से बात कर लें। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। ठीक है, कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 के शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडल के नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसे संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास विफल रहा। ठीक है, वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। मतलब इस कार्रवाई के टूट जाने के बाद जो है जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग का समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई, और कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर तक आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। भाई लॉर्ड जो माउंटबेटन थे, उनकी जो वार्ता विफल हुई, तब उन्होंने बोला कि भाई स्वतंत्रता तो दे दी जाएगी, लेकिन अब इसका क्या होगा? इसका विभाजन भी होगा। और औपचारिक सत्ता हस्तांतरण का दिन 15 अगस्त नियत किया गया, 15 अगस्त को चुना गया। ठीक है, उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की, तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जयकारे लगा रही थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आखिरी बहादुराना दिन। आखिरी बहादुराना दिन जो था 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, उस समय में कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था।
हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। कहने का मतलब है कि उस दिन वो 24 घंटे के उपवास पे थे। उन्होंने बोला कि भाई जिस स्वतंत्रता के लिए मैंने इतने दिन संघर्ष किया, हमने इतने दिन संघर्ष किया, उसका जो चुनौती है, बलिदान जो है उसका बहुत ही बड़ा है, अकल्पनीय कीमत है उसकी कीमत की तुलना नहीं की जा सकती। एक राष्ट्र यानी उनका राष्ट्र जो है विभाजित होने लगा और उस देश में जो दोनों एक साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे हिंदू मुसलमान, वो एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। ठीक है, उनकी जीवनी लेखक जीडी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों का चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो भी उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखे जाना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहें, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि अब अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। ठीक है, अब बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। बहुत सारे शरणार्थी को उनके सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। ठीक है, कई लोग इस बात पर नारे लगाते थे कि गांधी जी ने उन पर हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। कहने का मतलब है कि गांधी जी से बोलते थे कि भैया ऐसे हिंदुओं को, मुसलमानों को तो यहाँ पर आयत पढ़ने के लिए, ये करने के लिए आप परमिशन देते हैं एकदम खुले में, लेकिन आप कभी भी पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सिख हैं, उनके बारे में आप बात क्यों नहीं करते। तो डीजी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। मतलब गांधी जी उनके लिए भी समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां वे किस मुंह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली के मुसलमानों को वो पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। यानी वो किस मुंह से जाते वहां पर, जब वो अपने ही देश में मुसलमानों को नहीं दे पा रहे सुरक्षा पूरी, तो वो किस मुंह से जाते वहां पर। ठीक है, 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोह भंग वाले साबित हुए। फिर भी उनका विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों को धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो। उन्होंने यह आशा भी जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत 2 भागों में बंट चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र और भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही रहेंगे। मतलब क्या है, गांधी जी ने बोला कि भैया ऐसा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंट चुका है, लेकिन हम शेष विश्व के लिए हम क्या रहेंगे, अभी भी एक ही रहेंगे। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा,
फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के साथ संबंध बनाए रखें। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह था गोडसे नाम का ब्राह्मण था। ठीक है, पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदूवादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। एक जमाने में उनकी कद काटी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाले टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। मतलब लिंकन को भी मार दिया था, ऐसे ही किसी क्योंकि लिंकन भी समानता के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो इसी वजह से इसी तरह दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और साधारण काम है। ठीक है, अब गांधी जी को समझना जो है, हमारे पास गांधी जी को समझने के स्रोत बहुत उपलब्ध है जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सूत्रबद्ध कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन,